ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि 1 मार्च 2026 को एमपी सेट मैनेजमेंट का जो है एग्जाम्स हुआ है, तो उसी के हम जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, आंसर के डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक जो रहेगा हमारा मैनेजमेंट रहेगा, मैनेजमेंट के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस आए थे। क्वेश्चन नंबर 51 बात करते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिप्लेस्ड बाय अ WTO ऑन 1 June 1995। यहाँ पे बात हो रही है WTO की, तो क्लास में भी डिस्कस कर चुकी थी। WTO की बात करते हैं तो WTO एस्टेब्लिश्ड हुआ था आपका 1 June 1995। लेकिन इसके पहले कौन था? तो इसके पहले कौन था? गेट था। तो इसका आंसर आएगा डी। क्लास में मैंने डिस्कस करा था, WTO के पहले गेट था। गेट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट टेरिफ एंड डेट, जो कि 1947 में एस्टेब्लिश हुआ था। बताया था क्लास में। ठीक है, तो ये देखो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिजनेस का आपका क्वेश्चन आ गया, जिसमें आपका 1947 में गेट स्टैब्लिश हुआ था और उसी को चेंज करके WTO की स्टैब्लिश की गई थी 1 June 1995। क्लियर है। क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। यहाँ पे BOP से क्वेश्चन आया है। BOP मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब भुगतान संतुलन। और भुगतान संतुलन किसके लिए जरूरी होता है? कि आप क्या कर रहे हो? ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, किसी कंट्री के साथ क्या कर रहे हो? ट्रेड कर रहे हो, व्यापार व्यवसाय कर रहे हो। तो जब भी आप ट्रेड करते हो, व्यापार व्यवसाय करते हो, तो आपका जो पेमेंट का बैलेंस है वो मेंटेन करके चलना होता है। तो इसका आंसर आएगा आपका बी। अ कंट्री इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। किसी देश का बाकी दुनिया के साथ आर्थिक रूप से लेन देन करना, बैलेंस मेंटेन करना, कि जो भी आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, पेमेंट हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्लियर है दोनों क्वेश्चन? देखो जो जो भी हमने पढ़ाया था मोस्टली क्वेश्चन वही आए हैं। IMF भी क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ कई बार। देखो IMF के पर्पस के बारे में, उद्देश्य के बारे में क्वेश्चन आया है, तो जनरली मैं IMF के बारे में बताऊंगी। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, स्टैब्लिश हुआ था 1944। और IMF के साथ कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुआ था? वर्ल्ड बैंक हुआ था। तो दोनों मैंने आपको समझा दिया था क्लास में। तो IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया है, वर्ल्ड बैंक है, दोनों साथ में स्टैब्लिश हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा IMF का कौन सा पर्पस या उद्देश्य नहीं है, बताओ कौन सा नहीं आएगा? देखो फर्स्ट वाला क्या है? प्रमोट वर्ल्ड पीस। बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड पीस को प्रमोट करना, ठीक है, इसके उद्देश्य में शामिल है। तो ये तो नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि देखो हमारा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 में हुआ था। इसके बाद हमने देखा था कि बहुत सारी कंट्री क्या हो गई थी, इकोनॉमिक कंडीशन डाउन हो गई थी। उनको डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए IMF को और वर्ल्ड बैंक को स्टैब्लिश किया गया था। दोनों को कब किया गया था? 1944 के टाइम पे किया गया था। और दोनों का काम क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको लोन या फंडिंग प्रोवाइड करना, ताकि आप अपनी कंट्री को डेवलप कर सको, ग्रो कर सको। तो इसमें पूछ रहे कौन सा पर्पस नहीं। इसलिए क्वेश्चन में ये भी देखना कि पर्पस पूछा है कि नॉट पूछा है, पर्पस है कि पर्पस नहीं है। देखो फर्स्ट वाला तो नहीं है, क्योंकि उनका काम ये तो नहीं है कि किसी को शांत कराना, चुप कराना। फर्स्ट वाला क्या आएगा? प्रमोट वर्ल्ड पीस, ये गलत है। सेकेंड में बोल रहे हैं प्रमोटिंग द बैलेंस्ड, ये क्या लिखा है? थोड़ा सा, हाँ ये जूम हो गया। एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, विश्व व्यापार के संतुलित विस्तार को बढ़ावा देना। तो अभी मैंने बता दिया आपको, एक मिनट, विस्तार को बढ़ावा देना। ठीक है, हम थर्ड और फोर्थ और देख लेते हैं कि यहाँ पे आपके विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं व्यापार व्यवसाय करोगे तो उसमें आप फंडिंग करोगे, उसमें आप बिजनेस में पैसा लगाओगे तो इकोनॉमी ग्रो होगी। थर्ड वाला क्या है? पर्यावरण नियमों की निगरानी करना, ये इसका काम नहीं होता है। फिर है रेगुलेट ऑयल प्राइस, ये भी इसका नहीं आएगा। तो आपको जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, उसमें ये देखना है कि कौन से ऑप्शंस नहीं होंगे। तो बाकी तीन ऑप्शन तो सुटेबल नहीं, सेकंड वाला है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी।
है ना, IMF का क्वेश्चन आया था। ये एकदम बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन था, नींद में भी याद होना चाहिए। SDR, SDR का फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट, तो ये भी क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। SDR हो गया है, ठीक है, SDR के बाद ADR हो गया है, आगे भी याद रखना ये DR बहुत आते हैं, GDR हो गया है, इनसे क्वेश्चन जरूर आएंगे नेक्स्ट एग्जाम में भी, कि SDR मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट हो गया है, ADR मतलब अमेरिकन डिस्पोजिटरी हो जाएगा, GDR मतलब ग्लोबल ड्राइंग राइट हो जाएगा। तो इनसे भी क्वेश्चन आने की नेक्स्ट एग्जाम में पॉसिबिलिटी है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख रखा है बैकवर्ड लिंकेज, रिफर टू, बैकवर्ड लिंकेज मतलब होता है पश्चगामी संपर्कों से तात्पर्य है, इसको रीड करिए, ठीक है। इसमें क्या आएगा कि कहीं ना कहीं आप देखो, बैकवर्ड लिंकेज मतलब स्थानीय फर्मों के द्वारा विदेशी निवेश वाली फर्मों को इनपुट की अर्प, हाँ इसको मैं समझाती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इसका आएगा लोकल फर्म्स सप्लाइंग इनपुट टू फॉरगेन, ठीक है। इस इन्वेस्टमेंट थोड़ा इंग्लिश में अच्छे से लिखा नहीं, हिंदी में देख लेते। स्थानीय फर्मों द्वारा विदेशी निवेश और फर्मों को इनपुट की आपूर्ति करना। स्थानीय फर्म जो लोकल फर्म्स होती है, अगर जो कोई फॉरेन जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं वो जो इनपुट है, जितना उनको इनपुट चाहिए उसकी कहीं ना कहीं सप्लाईज या उसकी पूर्ति करना। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बैकवर्ड लिंकेज कहते हैं उसको, पश्चगामी संपर्क कहते हैं। 56 की बात करते हैं, ठीक है। क्या दे रखा, इन AI मतलब होता है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी, द टर्निंग टेस्ट इन यूज टू मेजर, ठीक है, कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता में ट्यूरिंग टेस्ट होता है। ट्यूरिंग टेस्ट का मतलब क्या होता है, वो कहीं ना कहीं मेजरमेंट कर रहा है, एक मशीन है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, क्या है, वेदर अ मशीन कैन, क्या लिखा है ये पता नहीं, ह्यूमन इंटेलिजेंट, क्या कोई मशीन मानव बुद्धि की नकल कर सकता है। तो इसके लिए मतलब AI होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, उसको हम एज इट इज कैसा बना देते हैं, इंसान के जैसे बना सकते हैं, एकदम पूरा कॉपी करते हैं, हम उसको पहचान तक नहीं पाते हैं। उसका एग्जाम्पल वो मूवी थी कौन सी जिसमें कृति सेनन थी, उसको देख के लग भी नहीं रहा था कि वो क्या है, रोबोट है, पूरा उसको इंसान जैसे ही कॉपी बना दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो 57 में है विच डाटा माइनिंग एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर क्लस्टर, मतलब क्लस्टर के लिए किस डाटा माइनिंग का यूज करते हैं। तो इसका क्या आएगा, के मीन्स का यूज होता है डाटा माइनिंग के लिए या डाटा को कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हाँ, फिर है नेक्स्ट डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग से दो क्वेश्चन आ गए थे। डाटा माइनिंग इज मेनली यूज फॉर, कि डाटा माइनिंग जो होता है मेनली यूज किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है, पैटर्न डिस्कवर करने के लिए, कि इसका पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, पैटर्न क्या है, उसमें क्या सीक्वेंस है, क्या पैटर्न या ढांचा है। तो इसका आंसर आएगा बी, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। ये क्लास स्टूडेंट का पेपर है तो इसमें जो ऑप्शन टिक लगे हैं वो सही नहीं है, कुछ ऑप्शन गलत भी हैं, तो आप इसके आंसर के अगर आपको चाहिए तो इसकी PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। 59 है सेंसिटिव एनालिसिस इज DSS हेल्पिंग। आपको जनरली जो है फुल फॉर्म भी पूछे गए हैं, भले वो SDR हो गया है, IFRS आ गया है, तो यहाँ पे DSS का फुल फॉर्म पूछा है। DSS मतलब होता है, DSS हेल्प करता है किसके बारे में, इस टाइप से पूछ लिया है। डिटरमाइनिंग द इफेक्ट ऑफ चेंज इन वेरिएबल्स, कि अगर वेरिएबल्स में कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसके बारे में दे रखा है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, चरों में परिवर्तन के प्रभाव का निर्धारण करता है। कहीं ना कहीं डी से क्या हो जाएगा, डाटा हो जाएगा। जो फैक्ट होते हैं उसमें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव या बदलाव होते हैं। ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन था, क्लियर है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, विच टेक्निक हेल्प एम्प्लॉइज एक्सेप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज, मतलब जो है नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए एम्प्लॉइज कैसे उसको यूज करते हैं। तो जब आप किसी को कोई चीज सिखा दोगे, ट्रेनिंग दे दोगे तो वो सीख जाएगा ना। तो उसके लिए क्या आएगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कि आप अगर किसी को सिखाते हो, उसको डेवलप करते हो, ट्रेनिंग करते हो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सिंपल क्वेश्चन था,
बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप सॉल्व कर सकते थे कि ऐसी कौन सी टेक्निक होती है जिसमें एम्प्लॉइज नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे, उनको ट्रेन कर दोगे, सिंपल क्वेश्चन था। फिर इंटरप्रेन्योरशिप इज बेस्ट डिस्क्राइब्स दिस, ये आपके यूनिट 10 का इंटरप्रेन्योरशिप क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इंटरप्रेन्योरशिप इज बेस्ट डिस्क्राइब, उसको बेस्ट कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप एक स्थापित फर्म के अंदर उद्यमशील उद्यमिता के बारे में बताता है कि आपने कोई अगर इंडस्ट्रीज या कुछ अपना इंटरप्रेन्योरशिप स्टैब्लिश करा उसके बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है feasibility analysis precede the business plan because, मतलब यहाँ पे आपका व्यवहार्यता विश्लेषण किया जा रहा है तो उसके पहले क्या करेंगे, उसके पहले करेंगे टेस्ट विजुअली एट लो कॉस्ट, कम लागत पे व्यवहार का परीक्षण करता है, कम लागत पर जो है कॉस्ट कम से कम लगे और अच्छा से अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करे, वो होता है आपका फेसिबिलिटी एनालिसिस। एनालिसिस करके मूल्यांकन करके आप ये एनालाइज करते हो कि आपकी कम से कम कॉस्टिंग में ज्यादा से ज्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो। ठीक है, अब ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, जैसे आप लोग के मैनेजमेंट में बैंकिंग नहीं है लेकिन आपके इसमें क्या है, फाइनेंस है, और फाइनेंस से क्वेश्चन आते हैं, शुभ ध्यान रखना, फाइनेंस से क्वेश्चन आता है विच ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, मतलब यहाँ पे एमएसएमई के बारे में बता रखा है कि इसको डेवलप करने के लिए किस पे फोकस किया गया है, तो सिडबी होता है। ठीक है, सिडबी क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इसका फुल फॉर्म से ही समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं स्मॉल जो सेक्टर्स होते हैं, छोटे लघु कुटीर उद्योग होते हैं ना, उनको डेवलप करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एग्जिम बैंक तो क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, 1982 में आया था, तो ये तो नहीं होगा। नाबार्ड क्या होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। ठीक है, नेशनल हाउसिंग बोर्ड है, इसका तो कोई काम नहीं है क्योंकि नेशनल रुपए हाउसिंग बोर्ड होता है, इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, क्योंकि उसके फुल फॉर्म में ही उसका आंसर है। ठीक है, अब हम 64 की बात करते हैं। 64 वाला आप क्वेश्चन देखिएगा, अंडर इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस विच इज अ टिपिकल वर्किंग कैपिटल प्रोड्यूस फ्रॉम अ कमर्शियल बैंकिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्होंने कमर्शियल बैंकिंग के बारे में पूछ रखा है, तो कमर्शियल बैंकिंग में एक सेकेंड, ठीक है, इन्होंने पूछा है कि एक इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस में संस्थागत वित्त के तहत वाणिज्य बैंक में एक विशिष्ट कार्यशील पूंजी का उत्पादन कौन सा होता है, तो इसमें आएगा कैश क्रेडिट लिखा है ना, इसमें थोड़ा सा हाँ, इसमें प्रॉपर लिखा नहीं, पीडीएफ में प्रॉपर आ जाएगा, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट आएगा कि कहीं ना कहीं आप जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए एक वर्किंग कैपिटल के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट। ठीक है, 65 की बात करते हैं। According to Mackland, a training that most directly raises entrepreneurship derived would focus on, मतलब मैकलैंड के अनुसार एक प्रशिक्षण जो सीधे तौर पे उद्यमशीलता की प्रेरणा को बढ़ाता है, इस पर ध्यान केंद्रित करता है। तो अगर यह आपका मैनेजमेंट का क्वेश्चन हो जाएगा, वो क्या कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी इनहेंस कर रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें, इसलिए कर रहे हैं इनहेंसिंग नीड फॉर अचीवमेंट, ताकि आप अपनी चीजों को बढ़ा सको और जो भी आप अचीवमेंट या सक्सेस चाहते हो वो आपको मिल जाए, आपका जो गोल है, टारगेट है, क्योंकि जितनी भी कंपनियां होती है उनका टारगेट होता है, जैसे अगर कॉल सेंटर वाला है या कहीं भी है तो उनका एक टारगेट फिक्स होता है ना, तो इन्होंने यही बोला आपको ट्रेनिंग इसलिए देते हैं ताकि आप ट्रेनिंग करने के बाद आपकी कैपेसिटी, आपका जो गोल है वो अचीव कर सको। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा नियर कर लेते हैं, एक सेकेंड, अब ठीक दिख रहा है, ठीक है, हाँ, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप पीडीएफ ले सकते हैं, कि आपको जो है फर्स्ट पेज में ही कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस डिफरेंट फ्रॉम स्कैनरियो एनालिसिस, बिकॉज संवेदनशील विश्लेषण परिदृश्य विश्लेषण से अलग है, क्योंकि अब दोनों में डिफरेंस है। सेंसिटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि कोई चीज बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं ना, जैसे अगर हम कोई पर्टिकुलर गर्ल्स का एनालिसिस करते हैं, होती है ना, जैसे सेंसेक होती है, जनगणना होती है, तो उसमें कुछ मुद्दे क्या होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, उसको हम बहुत ध्यान से एनालाइज करना पड़ता है, तो ये यही पूछ रहे हैं कि सेंसिटिव एनालिसिस
और साथ में परिदृश्य विश्लेषण, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो इसमें डिफरेंस होता है वेरियस वन वेरिएबल अन्य चरों को स्थिर रखते हुए एक समान में सिर्फ एक ही चर को बदलता है। मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पे ही हम फोकस कर पाते, तो इसका ऑप्शन आएगा ए, ठीक है। 67 की बात करते हैं, अ साउंड, ये ना इसमें प्रॉपर फॉन्ट नहीं दिख रहा है, अ साउंड रिवोल्यूशन प्लान ऑफ सिक स्मॉल इंटरप्राइजेज बिगन विद, बीमार छोटे उद्यम की एक अच्छी पुनर्वास योजना के साथ शुरू होता है। तो ये किसके साथ होगा, आपका कहीं ना कहीं व्यवहारिकता अध्ययन के साथ शुरू होगा, क्योंकि आप इसमें ये चीज बोल रही है आपका बिजनेस क्या हो गया है, खराब सा हो गया है, मतलब डाउन हो गया है, वो बीमार हो गया, बीमार मतलब कि कहीं ना कहीं उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस में जा रहा है, घाटे में जा रहा है। तो आप वहां पे उसका स्टडी करने की, रिसर्च करने की कोशिश करोगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 68 की बात करते हैं, तो अ रूरल एंटरप्राइजेज इज लिस्ट लाइकली टू फेस विथ विच चैलेंज, एक ग्रामीण उद्यम को किस चुनौती का सामना करना पड़ता है। उद्यम एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या होता है, अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप करना। तो आप भले रूरल में हो, अर्बन में, आपको प्रॉब्लम तो फेसेस करनी पड़ती है, ठीक है। अब आप देखेंगे रूरल में क्या फेसेस करनी पड़ती है, यहाँ पे लेक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, जील मतलब उद्यमशीलता के उत्साह की कमी, वहां पे उनको मोटिवेशन और सारी चीजें, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में है कि लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं, बाकी फीडबैक और ये सारी चीजें कम होती है। लेकिन अब यहाँ पे अगर अर्बन की बात करें तो यहाँ पे फीडबैक, रिव्यू, रेफरेंस पे काम चलता है। तो यहाँ पे रूरल में क्या होता है, उनको सपोर्ट नहीं करते, उनको इनहेंस बढ़ावा देने की कोशिश नहीं करते। रूरल में ये होता है जनरली, क्योंकि इतना वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करेंगे, द कॉरिडोर प्रिंसिपल इन इंटरप्रेन्योरशिप स्टेट। इंटरप्रेन्योरशिप से अच्छे खासे क्वेश्चन आए, तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करना जरूरी है कि उद्यमिता में कॉरिडोर सिद्धांत क्या बताता है। तो देखो, जो उद्यमिता है या इंटरप्रेन्योरशिप है, उसका मतलब ही होता है बिजनेस करना। अब उसमें जो कॉरिडोर सिद्धांत होता है, कॉरिडोर प्रिंसिपल होता है, उसमें बताते हैं वंस द इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट अ फर्म, मतलब एक बार जब इंटरप्रेन्योरशिप अपना स्टार्ट करता है, फर्म स्टार्ट कर देता है, कोई कंपनी जिसमें अपना बिजनेस करता है, अ न्यू वेंचर अपॉर्चुनिटीज बिकम एप्रेजेंट, मतलब किसी एक बार जब कोई उद्यमी एक फर्म शुरू करता है तो एक नए उद्यम के अवसर स्पष्ट होते हैं। जब तक आप कुछ करोगे नहीं तो आपको ऑप्शंस दिखेंगे क्या, तो ये जो प्रिंसिपल से, कौन सा, कॉरिडोर प्रिंसिपल, ये बोलता है कि जब आप कोई बिजनेस करते हो तो आपको और ऑप्शंस नजर आते हैं, ठीक है। लाइक आपने कोई नया बिजनेस करा तो उसमें आपको ऐसा लगता है कि इसमें मैं कुछ एक एडिशनल या कुछ अपना अलग ऑप्शन क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है शुभी, क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अपनी ने गलत कर दिया। ये आपका स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैपिटल बजटिंग टेक्निक। कैश फ्लो बजटल कैश फ्लो कैपिटल बजट टेक्निक से नहीं है। तो इसके लिए आपको तीनों टेक्निक याद होना चाहिए। कौन कौन सी है, एनपीवी आएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी आएगा, आईआर भी आएगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी आएगा, और साथ में आपका पीआई भी आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। ऐसा कुछ भी हमने नहीं पढ़ा है। अगर आप कैश फ्लो कैपिटल बजटिंग पढ़ेंगे ना, उसकी जनरली क्या क्या स्टेप आएगी, एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी, ये भले आप नोट डाउन कर लो। दूसरी आएगी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको आईआरआर बोलते हैं, आईआरआर। और तीसरा होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसको हम पीआई के नाम से जानते हैं। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, देखते हैं क्या लिखा है। फेमस स्टडीज एट द हार्थून प्लांट ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी इज रिलेटेड टू होम, मतलब इन्होंने बताया है पश्चिम इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के हॉर्थन में किया गया प्रसिद्ध अध्ययन किससे रिलेटेड है। तो ये जो हॉर्थन स्टडी के बारे में किसने दिया, एल्टन मेयो ने। और एल्टन मेयो ने किसके बारे में, ह्यूमन रिलेशन के बारे में बताया है ना, कि कहीं ना कहीं वो इस पे स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ह्यूमन रिलेशन, ये दोनों के लिए, कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रिग्रेशन फोरकास्टिंग यूज्ड डिमांड, मतलब प्रतिगमन आधारित पूर्वानुमान में मांग होती है। तो मांग ये होती है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, वेरिएंट होते हैं, उन पे कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, एक फोरकास्ट और पूर्वानुमान लगाने की कोशिश करते हैं, क्या इसमें आगे हो सकता है पॉसिबिलिटी,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, फ्रॉम द प्रोडक्ट एंजल यूटिलिटी इज डिफाइंड एज, मतलब कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट है उसके बारे में उसको डिफाइन किया गया है, तो इसमें क्या आएगा, प्रोडक्ट, हाँ, उत्पाद के दृष्टिकोण से उपयोगिता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। इसका ऑप्शन लिख देती हूँ मैं, एक मिनट। हाँ, पहले तो क्वेश्चन समझ में आया। देखो क्या होता है हमारी अप्रोच, अभी आपका यूजीसी नेट का भी एग्जाम होगा, एमपी सेट का भी हो, आपको पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है उत्पाद के दृष्टिकोण, मतलब प्रोडक्ट एंजल, उत्पाद के दृष्टिकोण से उपयोगिता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि आप कोई प्रोडक्ट है, आपके लिए यूटिलिटी है भी कि नहीं है, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो आप प्रोडक्ट क्यों लोगे, जब तक आपकी वांट सेटिस्फाइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ कमोडिटी, जब तक आपको नहीं लगेगा कि मेरे लिए सेटिस्फाई है, मेरे को इसकी वांट है, जरूरत है। तो इसमें क्या लिखा है, देखो हिंदी में और अच्छा लिखा है, किसी वस्तु की चाहत, संतुष्टि का गुण। अगर वो हिंदी में पढ़ती ना तो देखो कोई भी, हाँ ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये गलत नहीं होना चाहिए। सिंपल क्या दे रखा है कि कोई प्रोडक्ट, जैसे आज मैंने क्लास में डिस्कस करा तो शायद मेरी ये चीज भी कवर करी ना, कि उत्पाद के दृष्टिकोण से कोई हम प्रोडक्ट लेने जाते हैं, ठीक है, उसकी उपयोगिता को इस प्रकार परिभाषित किया है। हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमको उसकी वांट है, जरूरत है, और हम उसे सेटिस्फाई है कि नहीं है। अगर हम एक सूट भी लेने जाएंगे तो 4 ऑप्शन देखेंगे, हमको सूट चाहिए ना, यही चाहिए, और कलर प्रेफरेंस। तो इसका आंसर बहुत सिंपल क्वेश्चन था, गलत नहीं होना चाहिए था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 74 की बात करते हैं। इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हाट रेफर टू द डिस्क्लोजर बाय अ फॉर्मर्स और अ करंट एम्प्लॉयज ऑफ एनी इलीगल इनफॉर्मल और फॉर्मर और इनफॉर्मर की बात करी, और एंगलमेंट प्रैक्टिस इन्वॉल्विंग इट्स एम्प्लॉयज, इसमें बता रखा है किसी संगठन में पूर्व या वर्तमान कर्मचारी द्वारा कर्मचारियों से संबंधित किसी भी अवैध, अनैतिक या नाजायज व्यवहार का खुलासा किससे संबंधित होता है, तो ये होता है विसल ब्लोअर से। तो पढ़ा है कभी, नहीं पढ़ा है, देखो हाँ मैं बता देती हूँ, विसल ब्लोअर वो पर्सनालिटी होता है, कोई भी हो सकता है, मैं हो सकती हूँ, आप लोग भी हो सकते हो, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी गवर्नमेंट में, प्राइवेट में जो करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है, उसकी जानकारी देता है। ये मैंने एक्स्ट्रा क्लास में समझाया था। विसल ब्लोअर वो पर्सनालिटी होता है, अगर कहीं पे कुछ घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति होता है, उसका नाम उजागर नहीं होता है। आया समझ में, एमपीपीएससी में भी है, और एक्स्ट्रा क्लास में मैंने इससे रिलेटेड फैक्ट बताया था विसल ब्लोअर के बारे में, ठीक है। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल कोई गुप्त जानकारी देना कि कुछ हो रहा है, करप्शन हो रहा है, करप्ट हो रहा है, उसके बारे में, ठीक है। 75 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी लैंग्वेज दे रखी है। द रिजल्ट ऑफ जॉब एनालिसिस आर सेट डाउन, नौकरी विश्लेषण, नौकरी विश्लेषण मतलब आप जो जॉब कर रहे हो उसके एनालिसिस करना कि किस टाइप की है, क्या पे स्केल है, क्या टाइमिंग रहेगा, उसके परिणाम में दिया जाता है। तो क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, सिंपल, उसके बारे में बता रखा है, डिटेल्स बता रखा है कि उससे रिलेटेड क्या क्या है, आपको रूल्स पॉलिसीज और क्या टाइम, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, आप देखो ये यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर दे रखा है, और वहां पे आपका आया था ऑर्डर, ऑर्डर से रिलेटेड, और ये दोनों मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। ऑब्वियसली हमने करा है कि श्रम, हाँ प्रिंसिपल से, श्रम विभाजन का दूसरा नाम प्रबंध में क्या है, श्रम विभाजन मतलब क्या होता है, श्रम मतलब होता है काम, काम को डिवाइड कर दो, काम को डिवाइड कर दो, मतलब आप अगर टेक्निकल वाला वर्क कर रहे हो तो आप टेक्निकल वर्क करो, आप लेबर कर रहे हो तो लेबर करो। ये चीज भी मैंने क्लास में समझाई है कि स्पेशल आप किस काम में माहिर हो, दक्ष हो, ठीक है। अगर आपको कंपनी में टेक्निकल वर्क आता है तो आप टेक्निकल करोगे, अगर मजदूरी करते हो मजदूरी करो, मार्केटिंग का काम आता है तो मार्केटिंग का हेड करा, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, किसी काम के लिए आप स्पेशल हो, दक्ष हो, नहीं बेटा वो अलग है, ठीक है। ऑप्शन आया भी नहीं, फिर दोनों ऑप्शन सही होते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी हम अकेले हैंडल कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज मतलब कहीं ना कहीं हमने उसको डिवाइड कर दिया है। तो दोनों सही हो सकते हैं। और एमपीपीएससी अभी तो आपकी प्रोविजनल आंसर की आएगी, एमपीपीएससी जनरली क्या होता है, 2 आंसर को भी सही मान लेता है, तो वो भी आपका एडवांटेज होता है, ठीक है। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। विच टाइप ऑफ डिपार्टमेंटल अलाउ फॉर द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ स्पेसिफिक रीजनल नीड, किसी प्रकार का विभागीकरण विशिष्ट क्षेत्रीय आवश्यकताओं को प्रभावी और कुशलता से संभालने की अनुमति देता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है,
अगर आप ध्यान से पढ़ोगे क्या बोल रखा है कि कहीं ना कहीं आपका एक इफेक्टिव एफिशिएंट हैंडलिंग रीजनल बात रखा है। रीजनल मतलब क्षेत्र होता है, क्षेत्र विशेष मतलब वहां का भूगोल, वहां की ज्योग्राफी। जैसे हम पढ़ते हैं ना एमपी की ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी, कि वहां का स्पेशल क्षेत्र, वहां की एयर, वहां का सब कुछ कैसा है, वेदर कैसा है, मौसम कैसा है, तो क्या होगा, ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, भौगोलिक आ जाएगा, भौगोलिक विभागीकरण आ जाएगा, सिंपली क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग इज डिस्क्राइब्ड एज द लीडिंग टू द इमर्जिंग ऑफ। व्यवसायिक निर्णय मतलब बिजनेस में डिसीजन लेना पड़ता है, लेने में आर्थिक विज्ञान के अनुप्रयोग को किसके किसके उद्भव का कारण बताया है। तो देखो, जब आपको मैनेजमेंट में डिसीजन लेना है, बेसिकली मैनेजमेंट डिसीजन या मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहलाएगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स मतलब आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, उससे संबंधित आप डिसीजन ले रहे हो, पर वो मैनेजमेंट में ले रहे हो, तो क्या आएगा, मैनेजमेंट। अब इस क्वेश्चन में भी आंसर छुपा था कि नहीं छुपा था, वो बोल रहे थे ना यहाँ पे, क्या बोला वहां पे, इकोनॉमिक साइंस, तो इसका इकोनॉमिक तो आएगा, लेकिन वो बोल रहे हैं बिजनेस में। ठीक है, बिजनेस बोल दिया, और बिजनेस में आता है आपका मैनेजमेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक। चलो ठीक है, ठीक है। What kind of inflation allows people to hold money as a store of value as a described under a moderate inflation? ठीक है, मध्यम मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या होती है बताओ, क्लास में बताया था मैंने बहुत अच्छे से, बताओ बताओ। महंगाई बढ़ना बताया था, इन्फ्लेशन का मतलब बताया था। हाँ तो वही तो है बेटा, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन मतलब महंगाई होती है बेटा, यहाँ पे वो है ना इन्फ्लेशन। अच्छा ठीक है, मध्यम मुद्रास्फीति के तहत बताए गए अनुसार किस प्रकार की मुद्रास्फीति लोगों को मुद्रा के मूल्य के भंडार के रूप में रखने की अनुमति देती है, तो ये होती है मध्यम मुद्रा। कि आप कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अपने साथ सेविंग लेके चलोगे, क्योंकि आपको पता नहीं ना कि आगे क्या इमरजेंसी आ सकती है, क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो वो तो हम घर पे भी ऐसे सेव करेंगे। और आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आपको ऐसा माइंडसेट लेके चलना है कि आप इतनी कैपिटल तो होगी कि कोई इमरजेंसी आए तो हम उसको कहीं ना कहीं कोई रिस्क आए, क्योंकि बिजनेस तो रिस्क रिस्क रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, गलत नहीं होना चाहिए था, पर देख लेते हैं। प्राइस, इस टाइप से भी क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा क्लास में डिस्कस करा था। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ मोस्ट लाइकली टू एक्वर इन। मूल्य भेदभाव होने की सबसे अधिक संभावना किसमें होती है, जहां पे सिर्फ एक राजा होगा, मोनोपोली होगी। तो अपने हिसाब से मैंने ये कल परसों की क्लास में बताया था, जहां पे मोनोपोली होती है अपने हिसाब से मनगढ़ंत मूल्य तय करते हैं, अगर उनको महंगा देना तो महंगा दे। तो देखो, मोनोपोली का मतलब ही क्या होता है, एकाधिकार करना। एकाधिकार का मतलब होता है मार्केट में सिर्फ और सिर्फ हम ही राजा है, हमारे अलावा कोई नहीं है। अगर मेरे को कोई सी चीज लाखों की देना तो लाखों की दूंगी, हजार की देना तो हजार की दूंगी। तो मूल्य जो है, प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव होना किससे तय होगा, मोनोपोली से। क्लियर है। नेक्स्ट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इज द constantly coordinate the social unit composed of two or more people that functions on a relatively। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन एक सचेत रूप से समन्वित सामाजिक इकाई है जो कि दो या दो से अधिक। सिंपली ये भी मैंने चीज आपको बताई थी कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ अ मेंबर। कई बार क्लास में बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का समूह होता है, ग्रुप होता है, जो साथ में मिलकर काम करते हैं, और ये क्या होती है, कंटिन्यूसली प्रोसेस। रटाया था क्लास में, क्वेश्चन आ गया, मतलब मैनेजमेंट वालों को ज्यादा हेल्प मिली है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक लोगों का समूह होता है, ग्रुप का समूह होता है, जो कि साथ में मिलकर कंटिन्यूसली अपने टारगेट पे फोकस करते हैं। शुभी को पेपर देना था, ठीक है। विच वन ऑफ द बिलो इज अ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। निम्न में से कौन सा घटक दृष्टिकोण का भाग नहीं है। तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि क्या होता है एटीट्यूड। क्या होता है एटीट्यूड, पहले तो ये बताओ मुझे। भाग नहीं है। तो देखो, एटीट्यूड में आपका, ठीक है,
अफेक्टिव कहीं ना कहीं भावनात्मक होता है कि आपका एटीट्यूड और आपके व्यवहार में भी दिखता है, और कहीं ना कहीं कॉग्निटिव मतलब क्या होगा, पेपर 1 में पढ़ा होगा, चिंतन, कि आप कितना लॉजिकली सोच पा रहे हो। तो आपका एक बोलते ना एक हमारा एटीट्यूड है, बिहेवियर है, हम इस चीज को ऐसे अप्रोच से सोच पा रहे हैं, और इसमें आपका रिलेशनशिप नहीं आया है। ठीक है, आंसर नंबर 6। ठीक है, हाँ ये ना पेपर 1 में पढ़ा है कई बार संज्ञानात्मक, और संज्ञानात्मक का मतलब जिसने पेपर 1 अच्छे से पढ़ा होगा ना उसको पता है एटीट्यूड का मतलब ही क्या होता है कि आपकी कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर, आपका काम करने का अप्रोच, आपका सिद्धांत और प्रिंसिपल, यही क्वेश्चन यही बोल रहा है कि कौन सा आपके एटीट्यूड का कंपोनेंट नहीं है, तो ये आएगा, मतलब रिलेशनशिप आएगा। ये तो है बेटा, क्योंकि हमने संज्ञानात्मक कितने अच्छे से पढ़ा पेपर 1 में। ठीक है, देखो यहाँ पे दे रखा है मायर्स रिंग दे रखा है, द मायर्स रिंग टाइप इन, क्या लिखा है इसमें, इंडिकेटर, इंडिकेटर एमबीआईटी डस नॉट क्लासिफाई द, इसको छोटा ही रहने देती हूँ वैसे भी उसकी, हाँ, पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल ऑन विच बेसिक्स, कि इन्होंने आपको मायर्स रिंग टाइप इंडिकेटर ने बोला है कि व्यक्तियों के व्यक्तित्व के निम्नलिखित में किस आधार पे वर्गीकृत नहीं करता है। तो पहले तो ये समझो पर्सनालिटी या व्यक्तित्व क्या होता है। पर्सनालिटी मतलब आपका जो है एक टाइप से एक एटीट्यूड होता है, बिहेवियर बोलते हैं ना, उसकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है। पर्सनालिटी मतलब उसका एक ऑरा होता है, एक बिहेवियर होता है, एक स्किल्ड होता है कि वो कितना अच्छे से चीजों को मैनेज कर पा रहा है। तो इसमें क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा कि देखभाल करने वाला बनाम उदासीन, ये इस थॉट में नहीं काम करता है। तो क्या क्या करता है एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी में, पर्सनालिटी कैसे होती है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होती है। भले से तीनों और चारों ऑप्शन लिख लेना, पर्सनालिटी आपकी इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट होती है, बिल्कुल सही। पर्सनालिटी आपकी सेंसिटिव भी होती है, सेंसिटिव के साथ कहीं ना कहीं इंटेटिव भी होती है, थिंकिंग भी होती है और फीलिंग भी आती है। तीनों ऑप्शन बहुत अच्छे थे। तो ये तीनों ऑप्शन आपके किस में आ जाएंगे, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व में। एक इंसान का व्यक्तित्व होता है, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है, कि कहीं ना कहीं उसका बिहेवियर पॉजिटिव है, नेगेटिव है। इसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था कि पर्सनालिटी ए बी किस टाइप की है, तो पर्सनालिटी का टाइप है ए और बी टाइप करवाया था। ये सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। अच्छा है, नॉर्मिंग स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट इज फॉलो, मतलब यहाँ पे समूह विकास। तो समूह विकास मतलब होता है एक ग्रुप में जब सब लोग साथ में काम करते हैं तो उनका पर्पस क्या होता है, सबका साथ सबका विकास। क्लियर है, तो समूह विकास के जो है नॉर्मिंग स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट इज फॉलो, उसके लिए क्या फॉलो करते हैं कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो, परफॉर्मेंस इनहेंस। अगर यहाँ पे इनहेंस भी होता है ना तो इनहेंस भी, क्योंकि एट द एंड हमारा गोल क्या है, हम ग्रुप में काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि काम करने से अगर हमें कुछ और आइडिया मिल रहा है, जनरेट हो रहा है, तो हमारा परफॉर्मेंस क्या होगा, इनहेंस्ड होगा, बढ़ेगा। अच्छा क्वेश्चन था ना। ठीक है, मैनेजमेंट ज्यादा आसान है, मैनेजमेंट आसान है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप थ्योरी ऑफ बर्न एंड लेटर इनरिच्ड बाय, देखो बर्न्स ने बोला है कि बर्न्स के ट्रांसफॉर्मेशन नेत्र सिद्धांत को बाद में किसने समृद्ध करा। तो सबसे पहले याद रखना यहाँ पे इन्होंने गलत कर दिया है, हाँ सबसे पहले इन्होंने करा था, लेकिन इसके बाद जो है, एक मिनट बता रही हूँ, इसके बाद आएगा आपका बर्नार्ड। सही कर देते इसका टिक। ठीक है, देखो अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन नेतृत्व दिया है। नेतृत्व मतलब होता है लीडरशिप होता है, कि आप क्या कर रहे हो, लीडरशिप कर रहे हो। लीडरशिप का मतलब ये होता है आपके अंडर में कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनको गाइड करना, मोटिवेट करना, उनको समझाना। हमने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन वही कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है ये आना चाहिए। ठीक है, कि आपका जो लीडरशिप है किसी को ट्रांसफॉर्म, तो इसके बारे में किसने बताया, बर्नार्ड ने। ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन इन्होंने पहले दिया और इसके बारे में इन्होंने क्या बताया, इनहेंस करके बताया। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। सही तो वो भी था, लेकिन वो किस कंडीशन में सही था, उन्होंने उसके बारे में पहले सिद्धांत दिया और बाद में मॉडर्न अप्रोच किसने बताई, बर्नार्ड ने। अच्छा है कुछ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। इमोशनली इंटेलिजेंस इज अ पर्सन्स एबिलिटी। अब यहाँ पे भावनात्मक बुद्धि, ये क्या होता है, कभी कभी हमको इमोशनल फीलिंग्स भी देखनी पड़ती है, कि कोई अगर बहुत बीमार है तो हम जबरदस्ती तो नहीं करा सकते ना कि कल को उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाए, तो वो फीलिंग्स भी हमको रखनी पड़ती। भावनात्मक बुद्धि एक व्यक्ति की वह क्षमता है, कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी होती है कि वो दूसरों के इमोशन और फीलिंग को समझ पाता है ना। आपके अंदर वो एबिलिटी होना चाहिए कि आपके अंडर में अगर कोई काम कर रहा है या कोई पर्सन है, टीम वर्क है, तो उनकी इमोशन और फीलिंग को समझो। परसेप्टिव इमोशंस इन द सेल्फ एंड अदर्स, स्वयं और दूसरों की भावनाओं को समझना। हलवा क्वेश्चन था।
सिंपल था। अगर आपको पहले तो क्वेश्चन समझा करो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, भावनात्मक बुद्धि, या क्या लिखा है, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशन का मतलब होता है ना फीलिंग या इमोशंस। अगर कोई गरीब बैठा है तो उसको देख के हमको दया आ रही है कि नहीं यार इसको ठंड लग रही होगी, कंबल दे दो। तो मतलब खुद की और दूसरों की फीलिंग्स को समझना, अच्छा है ना। देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि कोऑपरेटिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर कंपनीज इज वन ऑफ वे टू अवॉइड। दो या दो से अधिक कंपनियों के बीच समझौता किससे बचने के तरीकों में से एक है, तो उसको बोलते हैं पोचिंग। पोचिंग का मतलब ही होता है कि जो दो या दो से कंपनी होती है उनके बीच में अगर कोई एग्रीमेंट हो रहा है, समझौता हो रहा है, तो उसमें कुछ भी ऐसा डिस्प्यूट नहीं हो, विवाद ना हो, उससे बचने के लिए पोचिंग मेथड होती है। नेक्स्ट ADDI, ठीक है, ट्रेनिंग। ADDI ट्रेनिंग प्रोसेस मॉडल हैज सेकेंड एंड थर्ड स्टेज। तो इसमें हाँ, तो ये पेपर में फर्स्ट में भी और पेपर सेकंड में कॉमन टॉपिक आ जाएगा आपका। रिसर्च स्टैटिक्स ही पेपर फर्स्ट में भी आता है। तो इसमें सेकंड और थर्ड स्टेज की बात कर रहे हैं, तो सेकंड और थर्ड स्टेज मतलब DD की बात करें, जिसको ये फुल फॉर्म याद होगा ना। हाँ ठीक है, क्या है ए का फुल फॉर्म, देखो एनालिसिस हो जाएगा, डी से डिजाइन हो जाएगा और डी से डेवलपमेंट हो जाएगा। जिसको इसका फुल फॉर्म याद देना, सिंपली ये क्वेश्चन आराम से कर लेगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन एकदम से आ गया कि मतलब कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के लिए सेकंड और थर्ड स्टेज का फुल फॉर्म पूछ लिया तो डिजाइन और डेवलपमेंट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विथ अ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस के बारे में बात करें तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट भी हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जॉब एनालिसिस मतलब जॉब का मूल्यांकन करना, अभी हमने देखा था क्वेश्चन रिपीट है, पता है इसका क्या आएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन। अभी जस्ट देखा है क्वेश्चन शायद, है ना। तो मतलब कितना फायदा है कि आप एक क्वेश्चन से 4 नंबर मिल सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। द मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन इज इन विच जॉब आर ग्रुप्ड वन ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज फाउंड इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर वैल्यू। मतलब क्या होता है कि आपकी योग्यता और आपकी दक्षता, आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार आपको पोस्ट देना, वो ग्रेड होता है। बोलते हैं ना कि हम B ग्रेड की जॉब मिली है, A ग्रेड की जॉब मिली है, C ग्रेड की। जो कर्मचारी होते हैं ना, जो मतलब C ग्रेड के होते हैं, रेलवे की हो गई, SSC की जॉब हो गई, या PSC में भी ऐसे ग्रेड डिसाइड होते हैं, है ना, कि B ग्रेड में है, हम A ग्रेड में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जॉब ग्रेडिंग। तो बहुत अच्छा है। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझा करो। क्या बोल रखा है, जॉब मूल्यांकन की वह विधि जिसमें कार्यों को उनकी विशेषता और मूल्यों के समानताओं के आधार पे जो है डिजाइन या ग्रुप्ड किया जाता है कि इस ग्रुप में रखेंगे, तो ग्रुप में रखेंगे मतलब उनको ग्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, 91 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ HRM। HRM कई बार क्लास में पढ़ाया मैंने, सिंपल पूछ लिया कि HRM की विशेषता कौन सी नहीं है। तो HRM मतलब क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। तो देखो इसकी विशेषता नहीं है, तो क्या क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। ये बहुत ब्रॉड लेवल पे होता है, ठीक है, व्यापक होता है, सही बात है, ठीक है। इसके बाद पीपल ओरिएंटेड होता है, बिल्कुल हम HRM में खुद की बात कर रहे हैं कि हम भी खुद क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्सेज है, हम एक संसाधन है, हमारा यूटिलाइज हो सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल पीपल ओरिएंटेड है। कंटिन्यू फंक्शन होता है, बिल्कुल कंटिन्यू लगा रहता है। ये प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं आएगा, क्योंकि HRM का काम ही क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपकी स्किल्ड हो गया है, एक कंटिन्यू फंक्शंस हो गया है, पीपल ओरिएंटेड हो गया है, लेकिन ये इसका फंक्शन या लक्षण नहीं होता है। ठीक है, फिर बिजनेस हो जाएगा ना, इंसान बिजनेस किस हो सकता है, इंसान तो ठीक है। अब हम बात करते हैं आर डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ सेल्फ प्रिजर्व टैलेंट एटीट्यूड मोटिव्स एंड वैल्यू द guide and established a person's career after several year of experience। मतलब कि आपकी आत्मकथित प्रतिभा, दृष्टिकोण, उद्देश्यों और मूल्यों के विभिन्न पैटर्न हैं जो वर्षों के अनुभव के बाद व्यक्ति के करियर और मार्गदर्शन करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, करियर एंकर। सिंपल क्वेश्चन था कि आपको गाइड करना, एंकरिंग करना, मतलब आपके बारे में बताना कि आपके करियर के लिए ये ऑप्शन बेस्ट होगा, सुटेबल होगा। आपने सुना भी होगा कॉलेज में, करियर एंकर हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स अबाउट अ परफॉर्मेंस अप्रेजल। मतलब इसमें से आपका जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, परफॉर्मेंस मतलब कि आप जो अपना वर्क कर रहे हो उसमें कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, तो उसके अप्रेजल करना, उसको एनालाइज करने में कौन सा गलत है। देखो पहला वाला क्या है, इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस है। बिल्कुल आप अगर कोई काम कर रहे हो, सपोज आपको बनाने के लिए दे दिया पनीर की सब्जी,
लेकिन आप क्या कर रहे हो, पहले आपने पनीर को जला दिया, तो वो प्रोसेस ही खराब हो जाएगी। तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है, स्टेप बाय स्टेप, इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, फिर सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, इट इज अ पास्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी। पास्ट ओरिएंटेड मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपको उस चीज के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, तभी आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हो। परफॉर्मेंस एब्रेशन मतलब कहीं ना कहीं आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहा है, तो ये पास्ट मतलब ये अंतोमुखी गतिविधि, बिल्कुल। इट कैन बी बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, ये इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों हो सकती है। तो ये परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों हो सकती है। तो उसमें गलत कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इट इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी। ठीक है, फ्यूचर ओरिएंटेड या भविष्यमुखी। हम यहाँ पे परफॉर्मेंस आज के बारे में बात करें कि आज आपका परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, तो फ्यूचर की बात नहीं हो रही, यहाँ प्रेजेंट की, तो इसमें क्या आएगा आपका प्रेजेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी आएगी। ठीक है, ये गलत है आपका, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स, फॉल्स कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इसलिए गलत होगा, जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो मैं ये नहीं बात करती परफॉर्मेंस, तो हम ये बात करेंगे ना कि आज आपका एमपी सेट में, आपका एमपी सेट में परफॉर्मेंस क्या है। अब मैं ये थोड़ा ना बता सकती हूँ कि शुभी का यूजीसी नेट पे रिजल्ट क्या आएगा, वो अनप्रिडिक्टेबल है ना, मुझे नहीं पता है कि क्या आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन आज आपने एग्जाम दिया तो मैं ये बता सकती हूँ आज आपका परफॉर्मेंस क्या है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, प्रेजेंट। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फीचर ऑफ एचआरएम। देखो एचआरएम बहुत अच्छा टॉपिक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। इन्होंने पूछा एचआरएम का कौन सा फीचर्स नहीं है। पेज रिवर्स हो गया, ठीक है, चलो ये हाँ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, ठीक है, ये भी हो गया, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 से देख लेते हैं, इज नॉट एन इंडस्ट्रियल रिलेशन अप्रोच। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में बात करें कि तो किसी इंडस्ट्रीज में आप काम कर रहे हो, तो आपका क्या रिलेशनशिप हो सकता है आपके एम्प्लॉयज के साथ में। तो इसमें आएगा कहीं ना कहीं वो होता है आपका प्रोफेशनल। ठीक है, क्या होता है, प्रोफेशनल होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, प्रशासनिक होता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक प्रोफेशनल रूप से काम कर रहे हो। इसको फॉर्मल भी हो सकते हैं, तो ये मनोविज्ञान तो गलत है ना, ये साइकोलॉजिकल सोशोलॉजिकल भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। इसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रशासन में आप कर रहे हो, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे कि वो इंडस्ट्रियल रिलेशन अप्रोच में क्या, एक मिनट फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने जल्दी में क्वेश्चन पढ़ दिया। इज नॉट अ इंडस्ट्रियल रिलेशन अप्रोच, कौन सी अप्रोच नहीं है, देखो औद्योगिक संबंध। अच्छा, रिलेशन के बारे में बात हो रही, ओके ओके। रिलेशन मतलब ये होता है कि आप किसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो, तो मैंने जैसे पहले भी क्लास में बताया है, तो रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि आप एम्प्लॉय के साथ अच्छा ट्रेड करो, अच्छा बिहेवियर करो, उनको टाइम से सैलरी दो, ये सारी चीजें बताई। उनको टाइम से सैलरी दो, उनको अगर एडवांस चाहिए, एडवांस के साथ उनको जो एचआर अलाउंस है, भत्ता, ये सारी फैसिलिटी दो। ये होता है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन। यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आपका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं आप उनकी एक साइकोलॉजी या मन प्रस्ती समझते हो। उनसे ये भी पूछते ना कि शिफ्ट टाइम होता है, आप किस टाइम पे सुटेबल है। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी एक सामाजिक दृष्टिकोण हो जाएगी, सोशल रूप से हो जाएगी। फिर इसके बाद मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण, जो कि एल्टन मेयो ने दिया। किसने बोला, एल्टन, एल्टन मेयो ने, मेयो ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी, क्योंकि हम यहाँ पे इंडस्ट्री, हाँ हाँ, तो यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप की बात करें, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, जल्दी जल्दी में गलत नहीं पढ़ना, अभी अपने पास टाइम की भी कमी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज इन अ लेविन्स चेंज मॉडल। ठीक है, मॉडल के बारे में बात हुई है कि इसमें से लेविन के परिवर्तन मॉडल में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। तो सीक्वेंस के लिए आएगा, तो सबसे पहले क्या होता है, अनफ्रीजिंग होता है, फिर चेंजिंग आएगा, फिर रिफ्रीजिंग होगा। सिंपल है, सबसे पहले अनफ्रीजिंग कर दो, फिर देन चेंजिंग करो, उसमें परिवर्तन करो, और लास्ट में रिफ्रीजिंग कर दो। ये हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट एट्रीब्यूट्स ऑफ ग्लोबल मैनेजर। निम्नलिखित में कौन सा वैश्विक प्रबंध के विषय में सत्य है। यहाँ पे ग्लोबल मैनेजर की बात कर रहे हैं कि ग्लोबल रूप से अगर कोई आप चीजें मैनेजमेंट कर रहे हो तो क्या सही आएगा। तो इसमें क्या होगा
कि रिस्पेक्ट डिफरेंट बिलीफ वैल्यू एंड प्रैक्टिस, विभिन्न विश्वासों मूल्यों और प्रथाओं का सम्मान करना, क्योंकि अलग अलग कल्चर के लोग आएंगे, अलग अलग ट्रेडिशनल के लोग होंगे, उनके काम करने का तौर तरीका अलग होगा, तो उनकी वैल्यू करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसकी भी अच्छे से, ठीक है। हाँ 97 की बात करते हैं, इज नॉट अ सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है, क्या देखे रखा है कि भारत का केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन नहीं है। तो कौन कौन सा है पहले मैं वो बता देती हूँ, ठीक है। तो इसमें आपका आएगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, 1920 में स्टैब्लिश हुआ था आई थिंक, तो ये भी आएगा बिल्कुल। फिर राष्ट्रीय श्रम संगठन भी है, बिल्कुल ये भी आएगा। फिर इसके बाद भारतीय मजदूर संघ भी, ये तीनों है, भले लिख लेना इसको, इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा नहीं आएगा, डी वाला ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि इंडियन लेबर जैसा कुछ भी नहीं है। तो आपका लेबर और श्रम मैंने कई बार बोला था, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि अभी लेबर एक्ट में क्या हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, तो इन्होंने ये पूछ लिया कि भारत का केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन नहीं है। तो कौन कौन सा है, देखो AITC बोलते हैं ना इसको, शॉर्ट में बोलते हैं AITUC, ये 1920 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, याद रखना। तो इसका फुल फॉर्म क्या आएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये है नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है और भारतीय मजदूर संघ है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, डी आएगा, कि कौन सा नहीं है, एक मिनट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी सेम क्वेश्चन मैंने जो बोला वो रिपीट हो गया, सही है। तो इसका आंसर तो आप लोग ही बता दोगे, क्या दे रखा है, बेसिक ई इसका फुल फॉर्म दे रखा है, द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज फॉर्मेड इन द ईयर ऑफ 1920, इसका ऑप्शन आएगा ए, क्लियर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट अ ट्रेड यूनियन इज फॉल, यहाँ पे ट्रेड यूनियन या मतलब आपका जो ट्रेड यूनियन संघ है उसमें से कौन सा गलत है उसके बारे में बता रखा है। तो जो सही है पहले हम देख लेते हैं क्या दे रखा है। वैसे इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, इट इज अ टेम्पररी फॉर्मेशन ऑफ वर्कर्स एज अ ग्रुप, यह एक समूह के रूप में श्रमिकों का अस्थायी संगठन होता है। नहीं, अस्थायी नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी ने ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप बना है तो उसका लॉन्ग टर्म पर्पस होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि लॉन्ग टर्म पर्पस के बारे में सोचते हैं, एक उनका एक स्थायी ग्रुप होता है, अस्थायी ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला ये फॉल्स है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एम्प्लॉइज एंगेजमेंट, ठीक है, कर्म एम्प्लॉइज एंगेजमेंट क्या होता है कि उनको बिजी रखो। वैसे भी अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो आपको फ्री थोड़ी ना बैठने देंगे, आपको टास्क और टारगेट देंगे, ठीक है, पूरा काम करना पड़ेगा, एम्प्लॉइज को एवरी टाइम एंगेज करके रखना। तो इसका क्या जाएगा, इट इज अ स्टेट ऑफ इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल इन्वॉल्वमेंट दैट एम्प्लॉइज हैव टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठन के प्रति कर्मचारियों की भावनात्मक और बौद्धिक भागीदारी की स्थिति होती है कि आपको पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, या तो खुद से करो या तो आपको कंपनी टारगेट देगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं, व्हेन properties of business invest money into a business, for example rupees 1 lakh, as per a accounting concept it will be show as a liability capital, the accounting concept of the above। देखो यहाँ पे आपको बता के रखा है, देखो इसको समझाती हूँ। मैंने आपको बताया अकाउंटिंग प्रिंसिपल से 100% क्वेश्चन आएगा, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल से ही क्वेश्चन है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बोल रहे हैं कि अगर आपका कोई बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे जो बिजनेस मैन होता है और आपका जो बिजनेस होता है, मतलब ओनर हो गया है, व्यवसाय का मालिक हो गया है, और आपका बिजनेस हो गया, वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो अलग होंगे मतलब सेपरेट होंगे, तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसको क्या बोलेंगे, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, मतलब बिजनेस और ओनर दोनों को अलग अलग रखना है, क्योंकि मिक्स कर दोगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा ना, पता चला बिजनेस में आपने मिक्स कर दिया तो वहां से अगर वो पैसे निकाल रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये समझ नहीं आएगा। और अगर वो कुछ पर्सनली उसके लिए निकालते हो तो उसको ड्राइंग बोलते हैं, उनको अलग अलग करके रखना है, ये भी मैंने क्लास में डिस्कस करा था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन अ फाइनेंशियल पोजीशन, कि यहाँ पे बता रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा वित्तीय स्थिति परिवर्तन का विवरण पत्र है, निम्नलिखित में कौन सा वित्तीय स्थिति परिवर्तन का क्या है, विवरण पत्र है। तो हमें देखना है इनमें से कौन सा सही ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आएगा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है।
लास्ट टाइम फंड फ्लो स्टेटमेंट आया था कॉमर्स में क्वेश्चन, उसी के जैसे सिमिलर क्वेश्चन है कि इन्होंने बता रखा है वित्तीय स्थिति परिवर्तन का विवरण पत्र होता है। वित्तीय स्थिति मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, उसमें अगर कुछ भी चेंजेस होता है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम जो भी ट्रांजेक्शन चेंज हो रहे हैं उनमें ट्रांजेक्शन हुआ है उसके बारे में एंट्री करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसका हम जो है, एक मिनट, इसका आंसर देख लेते हैं क्या था। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका 42.25। ठीक है, इसका हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि पूंजी पर ब्याज क्या कहलाता है। तो आपका जो पूंजी है कैपिटल है उस पर ब्याज क्या कहलाएगा, पूंजी की इम्प्लिक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आएगा, इम्प्लिक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की अंतर्निहित लागत है कि आपने कितना पैसा लगाया है उसमें अपनी कॉस्टिंग लगाई है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, आपने जो पैसा लगाया है उसमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो सिंपल था कि पूंजी के अंतर्निहित, अंतर्निहित मतलब उसमें जो इम्प्लिक्ट करा है, शामिल करा है और उससे आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। The influence of one financial variable over some other financial variable is called, वित्तीय चर को दूसरे किसी अन्य वित्तीय चर को प्रभावित करना क्या कहलाता है, इसको बोलेंगे फाइनेंशियल लिवरेज। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, क्या बोल रहे हैं बार बार, फाइनेंशियल वेरिएबल, कि मतलब फाइनेंशियल वेरिएबल में उतार चढ़ाव हो रहा है तो उसमें लिवरेज में परिवर्तन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल लिवरेज कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन आएगा आपका बी। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखो क्या आया क्वेश्चन, क्या आया देखते हैं। द मेथड टू प्रिपेयर बजट इन विच एलोकेशन फॉर एवरी बजट आइटम इज डिसाइडेड एज पर जस्टिफिकेशन एंड क्या लिखा है ये पता नहीं, ऑफ द एक्सपेंडिचर नॉट एज पर द अमाउंट स्पेंड इन प्रीवियस ईयर इज कॉल्ड। देखो इसमें थोड़ा पीडीएफ में थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फ्रंट पेज में जो कॉन्टेक्ट नंबर है उसमें कॉन्टेक्ट करके आपका इसकी पीडीएफ और आंसर के दोनों प्राप्त कर सकते हैं। क्या दे रखा है, बजट निर्माण की वह प्रणाली जिसमें बजट मद का प्रत्येक वितरण व्यय की उपयोगिता और न्याय संगत के हिसाब से किया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, जीरो बजट बोलेंगे। क्योंकि इस बजट में क्या होता है कि आप में डायरेक्ट हो रहा है, इसमें कुछ भी इनडायरेक्ट हो ही नहीं रहा है, कितना बजट लग रहा है, इतना एक्सपेंसेस लग रहा है। सिंपल क्वेश्चन था कि आप बजटिंग में डायरेक्ट बजट के बारे में देख रहे हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिवरेज मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स रेवेन्यू एंड द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, ऑपरेटिंग लिवरेज। ठीक है, कि कौन सा उत्तोलक विक्रय और ब्याज व्यय द्वारा पूर्व आय के बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है, तो ऑपरेटिंग होता है कि आप जो संचालन कर रहे हो तो उसमें कितना एक्सपेंसेस या खर्चा हो रहा है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये अकाउंटिंग में आना चाहिए तो मैनेजमेंट में भी आ गया, दोनों में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आते हैं, आते हैं। ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 इज रिलेटेड टू। ठीक है, तो 17 मैंने समझाया भी था। ठीक है, इसका आएगा आपका लीज प्रॉपर्टी, क्लास में डिस्कस भी करा था, एक्स्ट्रा क्लास में 17 है ना, 17 में क्या आएगा, लीज प्रॉपर्टी। तो ये देखिए, एक मिनट, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या आएगा आपका, लीज प्रॉपर्टी। ठीक है, ये याद रखना। अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग है, यहाँ पे इंडियन अकाउंटिंग है। तो अभी मैं इसको आईएमपी बता रही हूँ, भले ही लिख लो। आपको क्या क्या याद करना है, एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद करना है, मस्ट है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए अभी से तैयार कर लो। फिर दूसरा आपको करना है इंडियन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करना है, और एक आपको करना है आईएफआरएस। तीनों याद कर लेना, इससे क्वेश्चन बनता है।
ठीक है। अब ये जरूरी नहीं तीनों बने, तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अभी अकाउंटिंग में IFRS का फुल फॉर्म आ गया, यहाँ पे इंडियन अकाउंटिंग करा था, और लास्ट टाइम इससे मैच के लिए आ गया था। तो ये तीनों टॉपिक मस्ट है, जरूर करिएगा। ठीक है, तो इसका क्या था, लीज प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें, 110 की, डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस इंक्लूडेड। डायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है, तो इसमें इंक्लूड की जाएगी आपके डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस, प्रत्यक्ष सामग्री मिश्रण मिश्रण, और ये दोनों मिक्स करेंगे। तो ऑप्शन क्या आएगा, बी एंड सी। ठीक है। Which of the following statement about the impact of interest rate and the time of future value of money is not correct? ठीक है, यहाँ पे बता रखा है इनमें से कौन सा कथन ब्याज दर एवं समय के धन के भविष्य मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सही नहीं है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या सही है। When the interest rate इंक्रीज द फ्यूचर वैल्यू इंक्रीज, ये तो बिल्कुल सही है कि ब्याज दर बढ़ती है तो भविष्य मूल्य बढ़ता है। इंटरेस्ट बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी ना। आज अगर इतना इंटरेस्ट है, आप अगर पैसे लगा रहे हो बैंक में, 50,000 आपने रखा है, आपको 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपके पैसे इतने, लेकिन अगर 5 की जगह 10 हो गया तो आपकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज ऑटोमेटिक हो जाएगी। फिर ये तो गलत है, आपका बी गलत है। क्यों गलत है कि व्हेन द इंटरेस्ट रेट डिक्रीज द फ्यूचर वैल्यू इंक्रीज, तो उल्टा बोल दिया इन्होंने, जब ब्याज दर घटती है तो भविष्य मूल्य बढ़ता है। नहीं, अगर घटेगी तो क्या होगा, घटेगा। तो इसमें भले ही लिख लेना, इसका क्या आएगा, जब आपकी इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होती है ना। देख लेते हैं इसको। देखो, अगर आपके यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पे डिक्रीज होगी तो क्या आना चाहिए था, डिक्रीज। तो इसका ऑप्शन बी आएगा। क्लियर है? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था AR वाला। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ARR का फुल फॉर्म भी याद रखना, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रोजेक्ट डिसीजन इज करेक्ट। किसमें दे रखा, लेखांकन प्रतिफल दर पूंजी की लागत एवं प्रतिफल योजना निर्णय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका। पता नहीं इन्होंने गलत क्यों करा। ठीक है, एक बार देख लेना। हम देख लेते हैं। इफ प्रोजेक्ट इज AR इज इक्वल टू द टारगेटेड AR और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन द इंडिकेटेड दैट वन इज द इंडिफरेंस टू द प्रोजेक्ट एंड द प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड। परियोजना के लेखांकन में लक्षित AR, मतलब इसमें क्या है, दो ऑप्शन की पॉसिबिलिटी है। तो जैसे मेन आंसर क्या आएगी तो उसमें हम देख लेंगे क्या संभावना बन रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 की बात करते हैं। यहाँ पे आपको वॉल्टर मॉडल दे रखा है, तो मॉडल हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, जब भी आए ना तो इनको जरूर याद रखना, इनसे जनरली क्वेश्चंस होते हैं। मैं यहाँ बैठ जाऊँ क्या? ठीक है, देखते हैं। वॉल्टर्स मॉडल अबाउट डिविडेंड पॉलिसी इज अ क्रिटिसाइज्ड बिकॉज, कि वॉल्टर मॉडल में किसको क्रिटिसाइज किया गया है, बताया गया है कि वॉल्टर मॉडल की लाभांश नीति की आलोचना निम्नलिखित में किस कारण से की जाती है, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसका कारण क्या है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस आएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज अ पार्ट ऑफ द डिविडेंड इन रिलेवेंट ग्रुप स्कूल ऑफ थ्योरी, मतलब कहीं ना कहीं आपको डिविडेंड या आपके लाभांश के वितरण के लिए कौन सी थ्योरी में बताया है, तो मिलियर मोदिकल मॉडल में बता रखा है। इसमें आपका जो है डिविडेंड डिसीजन बता रखा है। तो ये आपका बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 50,000 रिसीव्ड आफ्टर 5 ईयर डिस्काउंटेड एट 10%। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 31,050 हो जाएगा, 31,050। ठीक है, इन इंडिया द नेटिंग एंड सेटलमेंट ऑफ इंटरबैंक ट्रांजेक्शन इज डन थ्रू, भारत में अंतरबैंक लेन देन की नेटिंग और निपटान के लिए किस माध्यम से किया जाता है, तो वो करेंगे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, CCI करेंगे, शॉर्ट में याद रखना। CCI मतलब क्या होगा, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं। द कंपनीज हैव ट्रांजेक्शंस एक्सपोज इन फॉरेन एक्सचेंज, क्या लिखा है, मार्केट ड्यू टू, ठीक है, कि विदेशी मुद्रा बाजार में निम्नलिखित कारणों से कंपनियों के लेन देन के संबंध में जोखिम होता है।
तो इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको जो कंपनी में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो तो वहां पे रिस्क फैक्टर भी होता है, रिस्क फैक्टर हो रहा है, जोखिम हो रहा है, तो वहां पे आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोटेशन एक्सप्लोर आ जाएगा। ठीक है, पीडीएफ में थोड़ा सा वर्ड में प्रॉपर नहीं दिख रहा है, आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा तो आपको पीडीएफ शेयर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा फोंट में प्रॉब्लम है। वर्टिकल बजट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से पूछा है कि ये आपको ऊर्ध्वाधर विलय के बारे में, विलय मतलब होता है मर्जर, होता है कि कंपनी मर्जर कर रही है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो इसमें आपका फर्स्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ये सही है कि कंपनीज मूव बैकवर्ड टू क्रिएट देयर ऑन सप्लायर्स, कंपनी अपनी आपूर्ति बनाने के लिए पीछे की ओर कदम बढ़ाती है। ठीक है, देखो एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, ये वर्टिकल होता है और ये हॉरिजॉन्टल होता है। तो वर्टिकल में इन्होंने, अब क्या होता है, एक डाउनवर्ड होता है, एक अपवर्ड होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि ऊर्ध्वाधर विलय के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे इन्होंने बैकवर्ड बताया, तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक बैकवर्ड होता है मतलब पीछे की ओर खिसक जाना, और एक होता है आगे की ओर होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी हमें लगता है अपनी कंपनी लॉस में जा रही है, तो इससे अच्छा थोड़ा पीछे कदम कर लो, क्योंकि ज्यादा आगे बढ़ोगे तो रिस्क हो सकता है। ठीक है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड शॉर्ट सेलिंग, कि शॉर्ट सेलिंग मतलब आपको कम टाइम पे शॉर्ट समय में सेलिंग करना है, उसका क्या रीजन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा कि कीमत गिरने पर लाभ होना, कि कम से कम कीमत में उसको ज्यादा डिस्काउंट में बेच देना। ठीक है, इसलिए शॉर्ट में सेलिंग करते हैं, बोलते ना डिस्काउंट है, ऑफर प्राइस है। आइडेंटिफाइंग ओवरलोडेड कंपनीज, ठीक है, फिर आ जाएगा कैपिटलाइज ऑन नेगेटिव न्यूज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंजर्वेशन पॉलिसी ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब कार्यशील पूंजी या वर्किंग कैपिटल की रूढ़िवाद नीति के अंतर्गत निम्न से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना है कि आपके जो कंजर्वेटिव पॉलिसी क्या होती है, रूढ़िवादी नीति क्या होती है, उसमें ये होता है कि आपके प्रॉफिट को शो नहीं करना है और लॉस को बताना है। कई बार क्लास में बोल चुकी हूँ, रूढ़िवादी नीति होती है उसमें आपको प्रॉफिट नहीं बताना है, जो लॉस होने वाला है कंपनी में, क्या पॉसिबिलिटी उसके बारे में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा कि वर्तमान परिसंपत्तियों में अधिक निवेश के कारण तरलता बहुत अधिक होती है, लिक्विडिटी इज अ वेरी हाई, क्या आपकी जो निवेश कर रहे, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं लिक्विडिटी है, तो इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, philosophy of carefully integrating and coordinating the company's many communication channel to deliver clear, consistent and compelling message about the organization and its produce is known as, किसी संस्था और उसके उत्पाद के लिए संचार के विभिन्न माध्यमों का एकीकरण, समन्वय के दर्शन, जिससे एक स्पष्ट, कंस्टेंट और प्रभावी संदेश मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन। क्या होता है, एकीकृत विपणन संचार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122, इन द कंटेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल अप्रेजल विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस, पर्यावरण मूल्यांकन, इन्वायरमेंट का भी वैल्यूएशन या मूल्यांकन किया जाता है, जैसे किसी कंपनी में होता है आप कितना आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रहे हो जिससे इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं, तो जो पर्यावरण मूल्यांकन होता है उसमें निम्न में कौन सा बाहरी पर्यावरण के प्रभाव को दर्शाता है, अपॉर्चुनिटीज दिखाता है, क्या अगर इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाओगे ना तो आपको और अपॉर्चुनिटीज और मौके और अवसर मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 की बात करें हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्राइमरी एक्टिविटी इज द वैल्यू ऑफ चेन मॉडल बाय पोर्टर, यहाँ पे इन्होंने पोर्टर ने दिया है। ठीक है, पोर्टर द्वारा दिए गए मूल्य श्रृंखला मॉडल में प्राथमिक गतिविधियों का हिस्सा नहीं है, प्राथमिक मतलब प्राइमरी एक्टिविटी में उसको हमने पार्टिसिपेट नहीं किया गया है। एक मिनट, ठीक है, ठीक है, तो पोर्टर मॉडल ने जनरली क्या दे रखा है कि आप अगर एक्टिविटी कर रहे हो, प्राइस डिसाइड कर रहे हो, तो उसमें प्राइमरी एक्टिविटी क्या हो सकती है उसके बारे में डिस्कस करा है। तो इसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, एक्टिविटी में बताया है, तो एचआर के बारे में बताया, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बताया है पोर्टर ने, याद रखना इसके बारे में। एक मिनट, इसमें क्या आ जाएगा आपका, इनबाउंडेड लॉजिस्ट आ जाएगा, ऑपरेशनल आ जाएगा, ये हो जाएगा, इसका आंसर आएगा ह्यूमन रिसोर्सेज।
ये भी क्लास में हमने डिस्कस करा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैकिन्से 7S फ्रेमवर्क। ठीक है, ये हम मार्केटिंग में पढ़ते हैं कि इसका 7S फ्रेमवर्क में पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है। तो देखो, स्किल हो जाएगा, स्टाइल हो जाएगा और शेयर्ड वैल्यू हो जाएगा। तो ये जो मार्केटिंग के 7S, हाँ, मार्केटिंग के जो 7S होते हैं ना, 4P होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन मस्ट आते ही आते हैं। Which of the following represent an opportunity is the SWOT analysis matrix for a technology or oriented firm। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है इनमें से कौन सी तकनीकी आधारित कंपनी में स्वॉट विश्लेषण मैट्रिक्स में एक अवसर को दर्शाता है, उस अवसर के बारे में बताता है। तो उसमें आएगा आपका लो टेक्निक्स ऑप्शन वेरिएबल। ठीक है, कम तकनीकी विकल्पों की उपलब्धता, क्योंकि शॉर्ट का मतलब ही क्या होता है, एस मतलब क्या होता है आपकी स्ट्रेटजी, स्ट्रेंथ ताकत, डब्ल्यू से हो जाएगा वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटी, टी से थ्रेड होता है। तो मतलब यही होता है कि कम टेक्निक्स ऑप्शंस की उपलब्धता, कि आपके पास जो लो टेक्निक्स ऑप्शन है अवेलेबल है उसके बारे में बताता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ, ठीक, साइकोग्राफिक सिगमेंट। ठीक है, साइकोलॉजिकल सिगमेंट के बारे में बता रखा है। तो इसमें आपका लाइफ स्टाइल हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो एक मनस्वी होती है कि मुझे इस टाइप से प्रेफरेंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऑफ न्यू प्रोडक्ट। तो नई जो होती है प्राइस डिसाइड करना, वो क्या होता है, मार्केट पेंट्रेशन स्ट्रेटेजी होती है, बाजार प्रवेश, पेंट्रेशन मूल्य निर्धारण कहलाता है। ठीक है, अगर इसमें स्कीमिंग आता तो वो भी सही रहता। ठीक है, laggards are typically associated with which stage of the product life cycle। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आया, मैंने कई बार क्लास में बताया, क्या होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, इंट्रो होता है, इंट्रो के बाद ग्रोथ होता है, फिर मैच्योरिटी होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है पिछड़े ग्राहक आमतौर पर उत्पाद जीवन चक्र के किस चरण से जुड़े होते हैं। जो एकदम पीछे हो गए ना, तो वो डिक्लाइन में, कि लास्ट वाला स्टेज उनसे कनेक्टेड है। तो इसका आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 129, which of the following is not a component of channel decision डिजाइन डिसीजन। निम्नलिखित में से कौन चैनल डिजाइन डिसीजन का घटक नहीं है। तो देखो, चैनल मैंने बताया है आपको, क्लास में कई बार डिस्कस करा है। चैनल में आपका, जैसे आप मार्केटिंग कर रहे हो तो उसमें आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी आएगा, होलसेलर भी आ जाएगा, होलसेलर के साथ रिटेलर भी आ जाएगा, तो इससे किससे संबंधित नहीं है। ठीक है, घटक नहीं है। तो हम देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी आ जाएगा। क्या क्या है, एनालाइजिंग कस्टमर नीड, कि जो कस्टमर की नीड है, वांट है, वो देखो ना, हमने आज ही क्लास में डिस्कस करा है कि कस्टमर की क्या नीड है। फिर चैनल के उद्देश्य का निर्धारण, सेटिंग चैनल ऑब्जेक्टिव, अगर होलसेलर है, रिटेलर, उनका भी एक पर्पस होता है ना, हमको बल्क में सामान लेना है, कम लेना है। आइडेंटिफाइंग मेजर चैनल्स, कि उसके जो चैनल्स होते हैं उनकी पहचान करना। तो इसमें से कौन सा नहीं है, ये नहीं है, हमको उसके मैसेज से कोई मतलब नहीं है। क्रिएटिंग मार्केटिंग मैसेज, ऐसा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, इसलिए अपने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखना। ठीक है, 130, मार्केट फ्रेमवर्क STP रिफर टू, इसने फुल फॉर्म पूछ लिया, तो एस से हो जाएगा सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, एंड पी से क्या हो जाएगा, पोजिशनिंग। क्लियर है, STP याद रखना। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज अ सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा है क्लास में, कि उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक सामाजिक कारक कौन सा हो सकता है। बताओ कौन सा हो सकता है, फैमिली, लाइफ स्टाइल, मोटिवेशन। बेटा यहाँ पे बोल रखा है सोशल फैक्टर। सोशल, समाज में हमारी फैमिली, सोसाइटी, रिलेटिव भी आते हैं ना। ठीक है, सोशल में क्या आएगा, नहीं, सोशल मतलब समाज में सबसे पहले तो हमारे ये फैमिली किस में आती है, बताओ पहले मेरे को। समाज में आती है। लाइफ स्टाइल तो अलग हो जाएगा, मोटिवेशन भी अलग हो जाएगा, कल्चर जो है उसके अंदर सम्मिलित है, उसमें इंक्लूड है। समझ में आया पॉइंट में क्या बोलना चाह रही हूँ, समाज के अंदर है। ठीक है, ये एक सोसाइटी उसका कल्चर है, ना कि कल्चर का सोसाइटी है। जैसे हम बोलते हैं ना, ये जो है ट्राइबल वाले हैं, ठीक है,
जैसे गौड़ का है, एक उनका कल्चर होता है, ब्राह्मणों का कल्चर होता है, राजपूतों का होता है, कल्चर सबके अलग अलग होता है। समाज हो गया, उसमें कल्चर आता है, ये हमारा समाज है और इसका ये कल्चर है। इसलिए यहाँ पे सोशल की बात करी, इसने पता नहीं क्यों गलत कर दिया, ठीक है, इसमें ये डिफरेंस समझ नहीं आया होगा, है ना, सेम सेम लग रहा था ना। अब देखो व्हाट इज अ बाइंग सेंटर, कि मतलब क्रय केंद्र क्या होता है। क्रय केंद्र मतलब होता है आप उस जगह पे फोकस कर रहे हो जहां पे आपको सामान लेना है। जिसका ऑप्शन नंबर बी आएगा, ग्रुप ऑफ ऑल इंडिविजुअल एंड यूनिट हु प्ले अ रोल इन द बिजनेस परचेज डिसीजन मेकिंग, सभी व्यक्तियों और इकाइयों का समूह जो व्यवसाय क्रय निर्णय प्रक्रिया में भूमिका निभाता है, वो आपका एक सेंटर हो जाता है, ठीक है। इफ अ कंपनी, जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। इफ अ कंपनी यूजेस ए एक्सटेंसिंग ब्रांड नेम, ठीक है, ब्रांड नेम टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इन अ डिफरेंस, तो उसको क्या बोलेंगे कि कहीं ना कहीं कंपनी अपने ब्रांड का विस्तार कर रही है, नया कर रही है, तो ब्रांड को एक्सटेंड कर रही है, ब्रांड को क्या है, विस्तार कर रही है, ठीक है। 134 की बात करेंगे, अ मेडिकल, ठीक है, अ मेडिकल डीलर रिप्रेजेंटिंग अ फार्मास्यूटिकल कंपनी इज एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल है, इन्होंने बताया कि दवाई कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाला एक चिकित्सक विस्तार निम्नलिखित में से किसका उदाहरण होता है। अगर वो दवाई कंपनी में कहीं ना कहीं काम कर रहा है, उसका विस्तार कर रहा है, तो वो होगा आपका प्रचारक विक्रेता, मिशनरी सेल्स पर्सन हो जाएगा, उसका प्रचार प्रसार कर रहा है, ठीक है। इन विच ऑफ द स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव सेलिंग अ सेल पर्सन मीट प्रोस्पेक्ट एंड ओपन विथ अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, प्रभावी विक्रय के किस चरण में विक्रेता संभावित ग्राहक से मिलकर सकारात्मक कथन प्रारंभ करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सेल पर्सन होता है अप्रोच करता है, अप्रोच करता है, आप पे ड्रेस अच्छी लग रही है, आप सुंदर लग रहे हो, आपको ये लेना चाहिए, हाँ, ये अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट इंपॉर्टेंट इन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, किसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो आपका कस्टमर से रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर से रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो वो फिर नेक्स्ट टाइम आपकी शॉप पर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो पहला क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, अगर अपने एक बार आपने बेकार चीजें खिला दी तो नेक्स्ट टाइम आपकी शॉप में नहीं आएगा खाने, तो पहले कस्टमर सेटिस्फेक्शन जरूरी है। फिर सुपीरियर क्वालिटी, क्वालिटी भी अच्छी दो, ठीक है। इसके बाद लॉन्ग टर्म गुड्स रिलेशन विद कस्टमर, लॉन्ग टर्म तक उनके साथ अच्छा रिलेशन बनो, ठीक है। फिर ग्राहकों से अधिकतम मुनाफा लेना, नहीं, हमें ये कोशिश करनी है कि उसको सही रेट में दे। अगर आपने आज ज्यादा कमा लिया, ठीक है, तो वो 4 दुकान ढूंढ के आएगा तो उसको पता चल जाएगा ना मैं तो ठग गया, बोलता है यार मेरा तो नुकसान हो गया, तो नेक्स्ट टाइम आपकी शॉप पे नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। अच्छा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा सही है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको बता रखा है कस्टमर एक्ट ऑन अ प्री रिसीव्ड वैल्यू, ग्राहक अनुमानित मूल्य पर क्रिया करते हैं। वो देख लेते हैं ना कि हमको इतनी वैल्यू है, इतना हमको करना है, उनका एक जो होता है डिसाइड हो जाता है, ठीक है, एक वैल्यू डिसाइड हो जाती है। द वर्क टू ट्रेन एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज टू सर्व कस्टमर्स वेल इज नोन एज, ग्राहकों को उचित सेवाएं देने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित एवं प्रेरित करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जाएगा, इसमें इसको कहा जाएगा इंटरनल मार्केटिंग, ठीक है, कि इंटरनल मार्केटिंग में जो एम्प्लॉयज होते हैं ग्राहक के कस्टमर को कितना अच्छा दे पाए, कितनी अच्छी फैसिलिटीज दे पाए, ठीक है। वॉल्टमैन इज एग्जाम्पल ऑफ एग्जैक्टली विच ऑफ द फॉलोइंग, ये है सुपर स्टोर, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। वॉलमार्ट ने किसका एक सटीक उदाहरण दिया है, सुपरमार्केट, मैंने कई बार बताया सुपरमार्केट में आपको सारी चीजें क्या मिलती है, साथ में मिल जाती है। विच ऑफ द विलो मेंशन कंपनी डज द लीस्ट ऑफ डायरेक्ट इन डिजिटल मार्केट के बारे में बताया है। तो इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा, देखो कि सबसे कम मात्रा में की जाती है। तो देखो अमेजोन तो बहुत ज्यादा होता है, मित्रा भी आप ज्यादा यूज करते हो, फ्लिपकार्ट भी ज्यादा यूज होता है। इसका यूज सिर्फ जो इंटरप्रेन्योरशिप होता है, जो बिजनेस पर्पज से, इसका यूज तो मैंगो पीपल मतलब आम लोग भी करेंगे, हम भी कर रहे हैं। तो इनने पूछा है सबसे लीस्ट कम यूज किसका होता है, तो देखो ऑप्शन एलिमिनेट करना था। आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉब टाइटल एट एंट्री लेवल इज अ नॉट अ ऑपरेशन मैनेजमेंट, लेकिन में से कौन सा प्रवेश स्तर का कार्य संचालन प्रबंध का हिस्सा नहीं है। तो देखो क्या क्या है, हम देख लेते हैं। इसमें है प्रोडक्शन सुपरवाइजर, क्वेश्चन पढ़ो इसको, ठीक है, कौन सा नहीं है। तो देखो ऑप्शन आपका सी आएगा, आप देख लीजिएगा, है ना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ISO
ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 1900 सीरीज स्टैंडर्ड, तो इसके बारे में बता रखा आईएसओ के बारे में। तो आईएसओ इज अ इनबिल्ट ट्रेड एंड कॉर्पोरेशन बिटवीन पीपल एंड कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड सिंस 1986। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिलेटेड टू रीजनल लेवल डिसीजन एट द टाइम ऑफ टेकिंग फैसिलिटीज लोकेशन डिसीजन। तो इसमें क्या हो जाएगा, सुविधाजनक स्थान के निर्णय लेते समय निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय सुविधाओं में सम्मिलित नहीं है। तो कौन कौन सा आएगा, फर्स्ट है, बी है और डी है, तो सी नहीं आएगा। 144 की बात करते हैं, व्हेन अ सैंपल यूनिट इज सिलेक्टेड विद द डिफाइंड पर्पस इन अ व्यू इट इज अ कॉल्ड अ, तो उसको क्या बोलेंगे कि जब एक सैंपल दिखाया जाता है तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक पर्पस से होता है, एक उद्देश्य होता है। तो पर्पसिव सैंपल मेथड के एक पर्पस है, उद्देश्य। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा। डाटा के बारे में क्या है कि बहुत सारे ग्रुप का फैक्ट है, इंफॉर्मेशन है, न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन होता है और प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव कलेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 126 बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि when a population size is large and variance is no, the statistical test used is determined when two population means, मतलब जब दो से ज्यादा जो पॉपुलेशन के बारे में बताया जाता है तो उसमें क्या आएगा, तो उसमें आएगा आपका जेड टेस्ट। सिंपल क्वेश्चन था, पेपर 1 में भी आप लोगों ने पढ़ा था, आप करते शायद आपके पास आता था। अरे हाँ ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146, सीक्वेंस द स्टेप गिवन फ्रॉम आई टू आई वी, मतलब फर्स्ट से लेकर 6 तक इज अ क्रिटिकल पाथ मेथड, सीपीएम एनालिसिस इज अ चूजिंग, मतलब इसमें जो क्रिटिकल मेथड होती है उसमें क्या चूज किया जाता है, तो इसमें देखा जाता है कंप्यूट द लेटेस्ट फिनिश ऑफ ईच एक्टिविटी, प्रत्येक गतिविधि की नवीनतम पूर्णता की गणना करना। ठीक है, एक मिनट, सीपीएम में आएगा है ना, एक मिनट रुकना। ठीक है, हाँ इसमें ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन आपका जो है थर्ड भी आएगा, सेकंड भी आएगा, फर्स्ट देखो थर्ड है, फोर्थ है, फर्स्ट है, सेकंड, सीक्वेंस में आप अरेंज कर लेना। ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एज अ रिगार्ड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि आप कहीं ना कहीं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो इसमें कौन सा गलत है ये आपको देखना था। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट करके आप समझ सकते थे, इसका ऑप्शन आएगा आपको सी। बाकी तीनों सही है, जो सी वाला है वो क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा सिलेक्ट, ठीक है, सी आएगा इसका, है ना। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आपको देके रखा है कोएफिशिएंट x और y के बीच में कोरिलेशन 0.6, देयर कन्वेंस इज अ 4.8 एंड द वेरिएंस ऑफ x इज 9, देन द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इल्ड बी। तो सिंपल फॉर्मूला था, स्टैटिकल क्वेश्चन था, इसका आंसर आपका आएगा 2.7। ठीक है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आएगा आपका बी। क्या दे रखा है, वेन एक्रेंस ऑफ वन इवेंट एक्सक्लूड। देखो एक घटना के घटित होने पर जब दूसरी घटना घटित होने की संभावना समाप्त हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, अपन उसको बोलते हैं परस्पर अपवर्ती घटना, मतलब एक इवेंट हो रहा तो दूसरा इवेंट नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू क्लास। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए और नोट्स चाहिए तो आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखी है। थैंक यू।